नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति को समझने के लिए एक अलग रास्ता अपनाएंगे। हम दिल्ली की बड़ी बड़ी बहसों से दूर देश के दिल में बसे एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र की कहानी में उतरेंगे, क्योंकि अक्सर एक चुनाव का नतीजा हमें जितना बताता है उससे कहीं ज्यादा उसकी बारीकियां हमें सिखाती हैं। तो आज हम पांढुर्ना के चुनावी नतीजों का एक फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि जब लोग वोट देते हैं तो वो असल में क्या कह रहे होते हैं। ये जगह है मध्य प्रदेश का पांढुर्ना। देखने में ये शायद देश के हजारों निर्वाचन क्षेत्रों जैसा ही लगे, लेकिन यहाँ के हर वोट के पीछे एक उम्मीद है, एक शिकायत है, एक कहानी है। आज हम आंकड़ों की परतों को हटाकर उस कहानी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ हार जीत की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि जमीन पर हवा का रुख किस तरफ था और क्यों। ये कहावत हमारे आज के विश्लेषण की बुनियाद है। राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी तस्वीर असल में ऐसी ही हजारों छोटी छोटी कहानियों से मिलकर बनती है। जो पांढुर्ना में हो रहा है वो हमें ये समझने में मदद करता है कि देश के दूसरे हिस्सों में लोगों की सोच क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। इसलिए पांढुर्ना की कहानी सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं, बल्कि एक तरह से पूरे भारत की कहानी का एक अहम हिस्सा है। तो इससे पहले कि हम नंबर और प्रतिशत के खेल में उलझें, ये समझना जरूरी है कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। वोट देने वाला वो मतदाता कौन है, उसकी जिंदगी कैसी है, उसकी रोजी रोटी के साधन क्या हैं, और जब वो वोटिंग मशीन का बटन दबाता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। क्योंकि किसी भी चुनाव का असली विश्लेषण लोगों को समझे बिना अधूरा है। पांढुर्ना की पहचान यहाँ के आदिवासी समुदायों से है। ये एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित सीट है, जिसका मतलब है कि यहाँ की सियासत पर इस समुदाय की गहरी छाप है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी खेती और जंगल से जुड़ी हुई है, और यही चीज उनके राजनीतिक मुद्दों को भी तय करती है। उनकी अपनी बोली है, अपनी संस्कृति है और अपनी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों और आकांक्षाओं को समझे बिना हम उनके वोट के पैटर्न को कभी नहीं समझ सकते। चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये संकेत हैं। ये हमें उस बदलाव की आहट सुनाते हैं जो शायद सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था। ये संख्याएं हमें बताएंगी कि जीत के बावजूद जमीन पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी शायद जीतने वाले को भी उम्मीद नहीं थी। पांढुर्ना का राजनीतिक इतिहास देखें तो यहाँ की जनता ने दोनों प्रमुख दलों को मौका दिया है, लेकिन पिछले 3 चुनावों से यानी लगभग 1 दशक से यहाँ लगातार कांग्रेस जीत रही थी। ऐसा लगने लगा था कि ये कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ बन गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 2023 के चुनाव में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस गढ़ की नींव हिलती हुई नजर आई। इस सवाल का जवाब इस पहले नंबर में छिपा है। सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस का वोट शेयर लगभग वहीं का वहीं खड़ा रहा, सिर्फ 0.84% की बढ़त। राजनीति में इसे बढ़त नहीं, ठहराव कहते हैं, और ठहराव अक्सर आने वाले खतरे का पहला संकेत होता है। ये बता रहा था कि पार्टी नए वोटर नहीं जोड़ पा रही है, और उसका मौजूदा समर्थन भी शायद उतना मजबूत नहीं है जितना लग रहा था। और अब देखिए कहानी का दूसरा और कहीं ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा। एक तरफ जहां कांग्रेस ठहरी हुई थी, वहीं विपक्षी बीजेपी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। 8% से ज्यादा की बढ़त ये कोई मामूली बात नहीं है। ये साफ इशारा था कि जमीन पर एक बड़ी बेचैनी है, लोग बदलाव चाहते हैं और एक नए विकल्प की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा विरोधाभास है, जीता कोई और बढ़ा कोई और। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। बाईं तरफ कांग्रेस का लगभग स्थिर वोट शेयर, और दाईं तरफ बीजेपी का तेजी से ऊपर जाता ग्राफ। कागज पर भले ही कांग्रेस को जीत मिली हो, लेकिन असल में सियासी जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। ये जीत एक चेतावनी के साथ आई थी कि मतदाताओं का एक बहुत बड़ा तबका अब उनसे दूर जा रहा है, और बहुत तेजी से जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये नंबर आए कहाँ से? इन आंकड़ों के पीछे कौन से चेहरे थे, कौन सी रणनीतियां थीं? अब हम इस चुनावी मुकाबले के उन 2 मुख्य किरदारों को समझेंगे जिनके बीच पांढुर्ना की जनता को एक को चुनना था। ये लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों की नहीं थी, ये एक जाने पहचाने अनुभव और एक नए प्रयोग के बीच का चुनाव था। एक तरफ थे कांग्रेस के मौजूदा विधायक नीलेश उइके, जमीन से जुड़े नेता जिनका एक स्थापित नेटवर्क था। लोग उन्हें जानते थे, पहचानते थे, लेकिन सत्ता में होने की वजह से उन पर अधूरे वादों का बोझ भी था। दूसरी तरफ थे बीजेपी के प्रकाश उइके,
एक नया चेहरा, पढ़े लिखे पूर्व न्यायिक अधिकारी जिनकी छवि साफ सुथरी थी। उनके पास स्थानीय शासन का कोई अनुभव तो नहीं था, लेकिन उनके पीछे पार्टी का पूरा संगठन और राज्य की मशीनरी खड़ी थी। मतदाता के लिए ये एक मुश्किल फैसला था। और जब नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि मुकाबला कितना करीबी था। जीत का अंतर सिर्फ 5-6% के आसपास था। इस कांटे की टक्कर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसी छोटी पार्टियों ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लगभग 3% वोट हासिल किए, और ये वो वोट थे जो किसी भी बड़ी पार्टी की हार जीत का फैसला कर सकते थे। ये हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में हर एक वोट, हर एक समूह की अपनी अहमियत होती है। तो अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों बीजेपी के वोट शेयर में ये 8% का उछाल आखिर आया क्यों? इसका जवाब हमें आंकड़ों में नहीं, पांडुर्ना के लोगों से सीधी बातचीत में मिलता है। ये वो शिकायतें हैं, वो मुद्दे हैं जो लोगों के मन में थे और जिनका असर उन्होंने वोटिंग के दिन दिखाया। जिले का बंटवारा ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने लोगों को भावनात्मक रूप से छुआ। उनके लिए ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये उनकी पहचान का सवाल था। लोगों में ये भावना घर कर गई कि इतने बड़े फैसले में उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। और जब लोगों को लगता है कि उन्हें सुना नहीं जा रहा है, तो वो अपनी नाराजगी जाहिर करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। कल्याणकारी योजनाएं कागज पर जितनी अच्छी लगती हैं, उनकी असली परीक्षा जमीन पर होती है। LPG सब्सिडी जैसी योजनाओं का वादा तो किया गया, लेकिन जब वो हर जरूरतमंद परिवार तक नहीं पहुंची तो वही योजनाएं सरकार के खिलाफ एक हथियार बन गई। वादा और हकीकत के बीच का ये फासला धीरे धीरे जनता और सरकार के बीच भरोसे की खाई को और चौड़ा कर देता है। तो कुल मिलाकर पांडुर्ना के मतदाताओं के मन में ये 5 बड़ी चिंताएं थीं। एक ऐसा शासन जो उनकी सुनता नहीं, योजनाएं जो उन तक पहुंचती नहीं, महंगाई जो उनकी कमर तोड़ रही है, और सड़कें, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, और इन सब के ऊपर युवाओं के भविष्य की चिंता, नौकरियों और अवसरों की कमी। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से मतदाताओं का आरोप पत्र है जिसने बदलाव की जमीन तैयार की। तो इस पूरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ समस्याओं को गिनाना नहीं है, इसका मकसद है समाधान का रास्ता खोजना। अगर हम ये समझ सकते हैं कि क्या गलत हुआ, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। अब हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जो किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए एक गाइड का काम कर सकता है, जो वाकई में अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहता है। एक मतदाता अपना सबसे कीमती अधिकार, अपना वोट, एक नेता को सौंपता है। बदले में उसे क्या मिलना चाहिए? उसे मिलना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये 5 स्तंभ वही रिटर्न है। स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियां, दिखने वाला और महसूस होने वाला विकास, योजनाओं का 100% लाभ, और एक ऐसी व्यवस्था जहां हर शिकायत की सुनवाई हो और उसका समय पर समाधान हो। और इन सब की बुनियाद है विश्वास। और इस विश्वास को हासिल करने के लिए सिर्फ वादे काफी नहीं है, एक ठोस योजना चाहिए। ये 90 दिन का प्लान उसी का एक उदाहरण है। ये दिखाता है कि एक जन केंद्रित राजनीति कैसे काम करती है। सबसे पहले लोगों के बीच जाओ और उन्हें सुनो, फिर उनकी आवाज को अपनी आवाज बनाओ, और तब जाकर उनका विश्वास जीतो। ये एक सीधा और सरल रास्ता है जो सीधे जनता के दिलों तक जाता है। इस पूरी पड़ताल को अगर हम एक शब्द में समेटना चाहें तो वो शब्द है विश्वास। हमने आंकड़े देखे, लोगों की शिकायतें सुनी और समाधान का एक रास्ता भी देखा। ये सब कुछ एक ही चीज की ओर इशारा करता है कि राजनीति का असली जनादेश सीटों की संख्या से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से मिलता है। और अंत में हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, पांडुर्ना का चुनाव हमें क्या सिखाता है? कांग्रेस ने चुनाव जीता, ये एक आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी ने 8% नए मतदाताओं का भरोसा जीता, ये एक भावना है। तो असली जीत किसकी हुई? क्या राजनीति सिर्फ आंकड़ों का गणित है या विश्वास का रसायन? पांडुर्ना की कहानी हमें याद दिलाती है कि चुनाव जीतना और लोगों का दिल जीतना, ये 2 अलग अलग बातें हो सकती हैं। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सफलता को जीती हुई सीटों से नहीं, बल्कि जीते हुए विश्वास से मापें।